हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं आइसोमेरिज्म का। इस सेशन में हम लोग अपने पिछले ही टॉपिक को कंप्लीट करेंगे क्योंकि उसी टॉपिक पर डिस्कशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। एग्जांपल्स करा रहा था आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बाद में, जिसमें मैंने आपको बोला था सारे आइसोमेरिज्म जितना पढ़ा दिया है मैंने। कौन कौन से? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल्स चल रहे थे। कुछ एग्जाम्पल्स और रह गए हैं, वो भी हम इसी सेशन में कवर करने जाएंगे। क्लियर है? कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं अपने पिछले टॉपिक को ही कवर या कंप्लीट करूंगा इस सेशन में, ठीक है ना। उसके साथ साथ एरोमेटिक कंपाउंड में भी आपको आइसोमेरिज्म सिखाऊंगा। असल में उसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाऊंगा आज। क्लियर है? तो वो भी एक नया कंसेप्ट है, सीखने को मिलेगा, मजा आएगा। ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है ना। तो आगे एग्जांपल्स फर्दर कंटिन्यू कर रहा हूं। लास्ट सेशन में मैंने अल्कोहल वगैरह के बारे में बताया था। इस सेशन में अब हमारा जो पहला एग्जांपल है वो है एल्डिहाइड पे बात करना। क्लियर है? तो अब हम आइसोमर्स बनाएंगे C6H12O के। क्लियर है? एग्जांपल्स चल रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। अब हमारे पास कौन सा कंपाउंड है बेटा? C6H12O के। इसके हमें आइसोमर्स बना रहे हैं और स्पेशली क्वेश्चन में दिया हुआ है केवल हमें स्ट्रक्चरल एल्डिहाइड्स बनाने हैं इसके। क्लियर है? क्योंकि बेटा ये जो फॉर्मूला है ये है CnH2nO वाला फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला दोनों के लिए लगता है, एल्डिहाइड्स के लिए भी एंड कीटोन्स के लिए भी। क्लियर है? तो दोनों आते हैं इसमें, एल्डिहाइड्स भी आते हैं कीटोन्स के लिए। क्लियर है? बट हमें क्वेश्चन में या एग्जाम्पल में क्या बोल रखा है? केवल हमें एल्डिहाइड्स बनाने हैं। क्लियर है? तो दिमाग लगाओ। अब हमारे पास फॉर्मूला है C6H12O। क्लियर है? और एल्डिहाइड वाला जो ग्रुप होता है बेटा वो होता है CHO ग्रुप। क्या होता है? CHO। क्लियर है? तो जब मैं इस फॉर्मूले को ब्रेक करके लिखूंगा तो मुझे उसमें से CHO रिमूव करके अलग ग्रुप की तरह मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि जहां जहां CHO आएगा वही एल्डिहाइड कहलाया जाएगा। जिसमें CHO गायब वो फिर एल्डिहाइड रहा ही नहीं। तो इस फॉर्मूले को मैं ब्रेक करके लिख ले रहा हूं थोड़ा सा। तो अब मैं इस फॉर्मूले को कर लेता हूं C5H11CHO। अब मुझे इस फॉर्मूले के लिए सॉल्व करना है, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में पता है एल्डिहाइड निकालने हैं। क्या निकालने हैं? एल्डिहाइड ही निकालने हैं, उसके अलावा और किसी पे मेरे को बात ही नहीं करनी। तो C5H11CHO के लिए सॉल्व करना है। क्लियर है? बनाए। अब आपके पास ग्रुप पता लग गया। क्लियर है? CHO को आपको ऐड करना है। अभी तक OH वगैरह ऐड कर रहे थे, Cl ऐड कर रहे थे, अब किसको ऐड करेंगे हम लोग? CHO को जोड़ेंगे। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की चेन मेन है, क्योंकि इसी पे तो ग्रुप की तरह जुड़ेगा वो। क्लियर है? तो अब 5 कार्बन की कितनी चेन होती है उस पे CHO अरेंज करेंगे, जैसे अभी तक सिखाता आ रहा हूं। क्लियर है? तो मेन 5 कार्बन की चेन बनाओ। कौन कौन सी पॉसिबल है? एक तो सीधी चेन आ गई, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। क्लियर है? ज्यादा हो गई, तो 6 हो गए। अब ठीक है, हाँ 5 कार्बन की पहली चेन तो ये आ गई, दूसरी चेन ये आ गई, और तीसरी चेन ये आ गई। थोड़ा सा नीचे बना दो इस तीसरी चेन को, ठीक है ना। तीसरी चेन ये आ गई। क्लियर है? अब इन 3 चेन में हमें CHO ग्रुप लगाना है, तभी तो फॉर्मूला बैठेगा। एक बार CHO यहां बैठा दो, एक बार यहां बैठा दो। क्लियर है? और एक बार यहां बैठा दो, तो 3 तो ये आ गए। इसी तरीके से एक बार CHO यहां बैठा दो, एक बार यहां बैठा दो, एक बार यहां बैठा दो, एक बार यहां बैठा दो, और इसी तरीके से CHO यहां पर एक एक बार बैठा दो, एक ही कंपाउंड। तो ऑल पॉसिबल आइसोमर्स बना दिए मैंने C6H12O के, और वो भी स्पेशली एल्डिहाइड्स के लिए बात कर रहा हूं। क्या बनाया? केवल मैंने एल्डिहाइड्स बनाए। तो कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। इसको C5H11CHO करके लिखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि एल्डिहाइड बनाने और एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO। जब तक आप ऐसे नहीं लिखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चेन बनानी है और किसको ग्रुप की तरह बिठाना है। क्लियर है? तो मैंने इस फॉर्मूले को बदल के लिख लिया C5H11CHO। अब CHO मेरा हो गया ग्रुप। अब C5H11 की चेन बना ली, और इन चेन में डिफरेंट पोजीशन पे मैंने CHO बना के ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल एल्डिहाइड्स क्रिएट कर लिए। तो कितने बन के आ रहे हैं? 4 ये रहा, 3 ये रहा और 1 ये रहा, 8 एल्डिहाइड बन के आएंगे। डेफिनेटली 8 एल्डिहाइड ही बन के आएंगे। देखें, हाँ या ना। तो अब कौन कौन से बने? तो सबसे पहला कौन सी वाली चेन की बात कर रहा हूं मैं? स्ट्रेट चेन की बात चलिए। क्लियर है? एक बार एल्डिहाइड मैंने यहां लगाया तो बन गया ये रहा, हेक्सेनल। क्लियर है? दूसरी बार यहां लगाया तो क्या बन गया? ये रहा,
ये चेन आ गई, क्लियर है। ये पूरी सीधी चेन थी, इसके पहली पोजीशन पे था तो ये था, दूसरी पोजीशन पे बैठ गया, क्लियर है। इसका नाम देखेंगे तो 2 मिथाइल पेंटेनल, क्लियर है। अब इसके बाद तीसरी पोजीशन पे आ जाएगा, अब नाम देखोगे तो 2 इथाइल ब्यूटेनल, क्लियर है। तो तीनों डिफरेंट कंपाउंड। अब नॉमेनक्लेचर करना मैं नहीं सिखाऊंगा, यहाँ पर आना चाहिए आप पे खुद से, क्लियर है। 2 इथाइल ब्यूटेनल, तो पहले कंपाउंड या पहली चेन से आपको 3 एल्डिहाइड मिल गए, वही मैंने बनाए थे। पहला वो रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तो 3 तो ये आ गए। अब दूसरी चेन से भी देख लो भाई, दूसरी चेन से कितने एल्डिहाइड बन के आए थे, तो दूसरी चेन से हमारे बने थे 4। दूसरी चेन थी कौन सी, मैं यहां बना दूं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहला यहां पर बैठा दिया मैंने, क्लियर है। यहां पर बैठा दे CHO या यहां पर, तो यहां पर मैंने इस कार्बन पे दिखा रखा है CHO को, क्लियर है। तो इसका नाम लिखा तो 3 मिथाइल पेंटेनल, ये बन गया फर्स्ट वाला। दूसरा CHO का बैठा दिया मैंने, अब इसमें यहां पर बिल्कुल एंड में बैठा दिया, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, चौथा वाला दिखा दिया यहाँ पर, इसको बैठा दिया बिल्कुल एंड वाले कार्बन पे, कोई दिक्कत नहीं। नाम देंगे 4 मिथाइल पेंटेनल, 1 2 3 4 5, इस तरीके से नंबरिंग होगी, क्लियर है। अब थर्ड पोजीशन वाला ये गया, ये थर्ड पोजीशन पे बैठा रखा है। कौन सी पोजीशन पे बेटा, थर्ड पोजीशन पे। नंबरिंग करेंगे तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनल, क्लियर है, नॉमेनक्लेचर। और लास्ट ये सेकंड पोजीशन वाला बैठा रखा है, यहाँ पर नीचे बना रखा है इन्होंने, देख लो ये रहा सेकंड पोजीशन वाला, ये बना रखा है, क्लियर है। तो ये सेकंड पोजीशन पे आ गया CHO, इस चेन की सेकंड पोजीशन है, क्लियर है। सेकंड पोजीशन नहीं बोलूंगा मैं, क्लियर है, जब हमने बनाया सेकंड टाइप का आइसोमर है। तो इसका नाम देखा तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 अल, तो ये पॉसिबल 4 आइसोमर बन गए दूसरी चेन से। अब बची बात लास्ट चेन की, तो लास्ट चेन में तो एक ही पॉसिबल बन सकता है बेटा, क्योंकि लास्ट चेन का बीच वाला कार्बन चारों तरफ से कार्बन से घिरा होता है, केवल एक ही पोजीशन अवेलेबल है, ये या ये चारों एक ही बात है, क्लियर है। तो मैंने इन चारों पे से इस पे बिठा दिया, किसी पे भी नंबरिंग करी, नाम दिया तो 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 अल, दैट्स इट, क्लियर है। काउंट करेंगे तो टोटल 8 स्ट्रक्चरल एल्डिहाइड ही बन के आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो C6H12O के ओनली एंड ओनली 8 स्ट्रक्चरल एल्डिहाइड्स मिले। कितने, 8 स्ट्रक्चरल एल्डिहाइड्स मिले। बेटा पिछले वाले सेशन के एग्जांपल्स को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, और कुछ नहीं है। पिछला वाला सेशन जिसने सुना होगा डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा, क्लियर है, हाँ है ना। तो ऑल पॉसिबल चेन बनाई, उसमें मैंने इन ग्रुप को एडजस्ट कर दिया। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और, अब क्वेश्चन आता है सर हमें एल्डिहाइड नहीं निकालने, हमें कीटोन्स लगाने पता, तो अब कीटोन्स कैसे पता लगाएंगे। C6H12O के जो स्ट्रक्चरल कीटोन्स होंगे वो कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए एक नोट है बेटा, याद रखना। क्या, कीटोन पता लगाने के लिए हमें ऑल पॉसिबल जो चेन बना रखी है हमने अभी 6 कार्बन की या 7 कार्बन की, जो भी ऑल पॉसिबल चेन बनी है, बनेगी या बनी है, उनमें हम जितने भी सेकेंडरी कार्बन है उन्हें काउंट कर लो। डिफरेंट सेकेंडरी कार्बन काउंट करने हैं, सिमिलर नेचर वाले सेकेंडरी कार्बन नहीं काउंट करने, क्लियर है। तो वही लिखा है, काउंट ऑल सेकेंडरी कार्बन ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जो सेकेंडरी कार्बन पे अगर मैं वो ग्रुप बिठाऊं तो वो कंपाउंड अलग बन के आना चाहिए। तो डिफरेंट वैरायटी के सेकेंडरी कार्बन काउंट कर लो, जितनी भी उस पर्टिकुलर पॉसिबल कार्बन चेन्स में हमें दिखने को मिले, क्लियर है। तो जितने भी सेकेंडरी कार्बन मिलेंगे उतने ही स्ट्रक्चरल कीटोन होंगे, उतने ही स्ट्रक्चरल कीटोन होंगे। अब कीटोन ग्रुप होता कौन सा, ये होता है बेटा, देखना C डबल बॉन्ड O, एक फ्री वैलेंसी ये गई, एक फ्री वैलेंसी, तो डेफिनेटली इस पे या तो क्या R और R ही जुड़ने चाहिए। ये सेकेंडरी कार्बन वाले पे डबल बॉन्ड O दिखा देते हैं, असल में एक तरीके से सेकेंडरी कार्बन होता है, इस पर C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप या कीटोन ग्रुप हो, क्लियर है। कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कीटोन पता लगाना है, तो जितने भी डिफरेंट काइंड के सेकेंडरी कार्बन है जो इस 6 कार्बन की ऑल पॉसिबल चेन आइसोमर्स में मिलेंगे, उनको काउंट कर लेना, आपको नंबर ऑफ कीटोन्स पता लग जाएंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, अब ऑल पॉसिबल चेन बना के दिखाऊं मैं आपको, क्लियर है। तो C6H12 की ऑल पॉसिबल कार्बन चेन्स बना के देखते हैं कुछ है कि नहीं है। इसको थोड़ा सा ब्रॉड करूंगा जिससे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करवाऊं। ये रहा 6 कार्बन की ऑल पॉसिबल चेन बना रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 और एक 6, ठीक है ना। ये पहली चेन आ गई। दूसरी चेन 1 2 3 4 5, एक साइड ब्रांच। तीसरी चेन 1 2 3 4 5, ये साइड ब्रांच। दूसरी चेन, तीसरी चेन, चौथी चेन सुनना, 1 2 3 4,
1 2, क्लियर है, और लास्ट 1 2 3 4 5 और एक 6, ये पॉसिबल चेन आ गई। अब सेकेंडरी कार्बन कौन से होंगे? ये बीच वाले, क्लियर है, ये वाले ये नहीं होंगे, ये टर्शरी कार्बन है, ये वाला सेकेंडरी कार्बन, ये वाला सेकेंडरी कार्बन, इसमें ये वाला सेकेंडरी कार्बन, क्लियर है। तो पहली चेन में देखो कितने टाइप के सेकेंडरी कार्बन मिल रहे हैं, एक तो ये रहा, अब ये वाला सेकेंडरी कार्बन लूँ चाहे मैं ये वाला, तो नेचर तो एक ही है, तो एक सेकेंडरी कार्बन पहला मिला। दूसरा ये रहा, अगर मैं यहाँ पर इसको गिनूं या फिर इस साइड से इसको गिनूं तो एक ही बात है। तो पहले स्ट्रक्चर में जब मैंने देखा तो मुझे कितने सेकेंडरी कार्बन मिले डिफरेंट टाइप के? 2। कितने सेकेंडरी कार्बन मिले? 2, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अगर मैं इन दोनों को पकड़ता हूं तो बात वही इन दोनों जैसी ही आ जाएगी। अब बात आती है इसकी, अब इसमें कितने सेकेंडरी कार्बन मिले? इसमें भी हमें 2 मिलते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। अगर मैं इसको पकड़ूंगा तो अलग नाम आएगा कंपाउंड का, और इसको पकड़ूंगा तो अलग नाम आएगा, तो इससे भी हमें 2 सेकेंडरी कार्बन मिले, तो डेफिनेटली इससे 2 कीटोन बनेंगे, इससे 2। इसमें बात आई तो अगर मैं इस कार्बन को पकड़ लूं चाहे इस कार्बन को पकड़ लूं, बात सेम ही आएगी। तो इसमें देखा तो मेरे को मात्र एक ही टाइप का सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दूं चाहे यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दूं, सेम ही कंपाउंड बनेगा नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, क्लियर है। अब इसकी बात आती है तो इसमें तो कोई बेटा सेकेंडरी कार्बन ही नहीं है, हटा दो। अब बचा कौन? ये रहा, इसमें भी मात्र एक ही सेकेंडरी कार्बन है, तो डेफिनेटली वो एक ही कीटोन बना पाएगा, तो एक कीटोन इससे बन जाएगा। तो ऑल पॉसिबल चेन आइसोमर बनाए, उसमें मैंने हर चेन में डिफरेंट काइंड के सेकेंडरी कार्बन चेक कर लिए, जहां पर सिमिलर काइंड के सेकेंडरी कार्बन आ रहे थे उनको एक ही मान लिया मैंने। तो पहली चेन में मुझे 2 मिले, दूसरी चेन में 2 मिले, तीसरी चेन में 1 मिला, चौथी चेन में तो मिला ही नहीं सेकेंडरी कार्बन, और लास्ट चेन में 1 मिल गया। तो टोटल नंबर ऑफ कीटोन्स देखे 1 2 3 4 5 और 1 6 कीटोन बनेंगे। तो इन शॉर्ट पहली चेन से 2 कीटोन, एक बार डबल बॉन्ड हो यहाँ लगा देंगे, एक बार यहाँ लगा देंगे। दूसरी चेन से भी 2, एक बार डबल बॉन्ड हो इस कार्बन पे लगा देंगे, एक बार इस कार्बन पे लगा देंगे। तीसरी चेन में या तो इस कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा देंगे या इस कार्बन पे, चौथी चेन से बन नहीं सकता, और पांचवी चेन में इस कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा के एक कीटोन बना लेंगे। तो इन शॉर्ट C6H12O से हम 6 पॉसिबल स्ट्रक्चरल कीटोन बना सकते हैं, क्लियर है। उसके ऑल पॉसिबल चेन आइसोमर्स में मुझे 6 टाइप के कितने सेकेंडरी कार्बन कितने 6 टाइप के मिल रहे थे यहाँ पर इन केस ऑफ C6H12O के ऑल पॉसिबल चेन आइसोमर्स में। तो जितने सेकेंडरी कार्बन मिलेंगे उतने ही स्ट्रक्चरल कीटोन होंगे, क्लियर है। दिखाएं एग्जांपल कीटोन के कौन कौन से। देखो पहला यही बताया था मैंने, हाँ है ना, स्ट्रेट चेन बनाई थी, ये 1 वाला कंडीशन है, हाँ है ना, और ये 2 वाली कंडीशन है, बताई थी मैंने। जब स्ट्रेट चेन बनाई थी तो फर्स्ट आइसोमर इस टाइप का बताया था, दूसरा आइसोमर ये टाइप का बताया था, क्लियर है। तो सीधी स्ट्रेट चेन से कौन सा बना, एक बना हेक्सा 2 ओन और एक बना हेक्सा 3 ओन, क्लियर है। दूसरी चेन से कितने बने, 2 बने दूसरी चेन से भी, कौन कौन से, दोनों बता दिए थे मैंने, क्लियर है। दूसरी चेन कौन सी वाली थी, यही वाली तो थी, ये वाली, क्लियर है। एक ये वाला बना था, एक ये वाला बना था, 1 और 2 करके, क्लियर है। तो पहले ये वाला बना दिया मैंने, ये बन गया, तो नाम 2 मिथाइल पेंटा 3 ओन ये वाला बना दिया। फिर उसके बाद ये वाला कंडीशन बना दी, क्या, 4 मिथाइल पेंटा 2 ओन, क्लियर है, हाँ या ना। तीसरी चेन उससे एक ही बना, उससे एक ही बना, कौन सा, या तो ये बिठा लिया, तीसरी चेन कौन सी थी, यही वाली तो थी, यहाँ पर या तो इस पे बिठा ले डबल बॉन्ड हो या इस पे बिठा ले, एक ही बनेगा, तो 3 मिथाइल पेंटा 2 ओन। चौथी चेन की बात आई थी, तो चौथी चेन में तो बेटा कोई सेकेंडरी कार्बन ही नहीं था, तो चौथी चेन से तो कोई बन के आया नहीं। बचा लास्ट वाली 5वीं चेन का, तो उसमें एक ही सेकेंडरी कार्बन मिल रहा था, तो वो 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटा 2 ओन। तो इस तरीके से मात्र 6 पॉसिबल स्ट्रक्चरल कीटोन ही मिले हमें C6H12O के। तो जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चरल कीटोन बना सकते थे वो सारे के सारे बना दिए गए हैं, वो सारे के सारे बना दिए गए हैं। तो जितने भी आपको कुछ नहीं, सेकेंडरी कार्बन, ऑल पॉसिबल चेन आइसोमर बना के सेकेंडरी कार्बन काउंट कर लेना, सारे पॉसिबल चेन आइसोमर। अब यहाँ पे ध्यान रखना 6 कार्बन के चेन आइसोमर के अकॉर्डिंग बनेंगे, 5 कार्बन के हिसाब से नहीं बनेंगे। पिछली वाली में मैंने 5 कार्बन की चेन के हिसाब से बनाई थी, क्यों, क्योंकि वहां पे मैंने CHO ग्रुप अलग किया था, क्योंकि CHO ग्रुप पूरा लगता है एज एन एल्डिहाइड, क्लियर है। एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O की बात नहीं चलती, वहां पे पूरे CHO ग्रुप की बात चलती है, और कीटोन में C डबल बॉन्ड O ग्रुप की बात चलती है। C डबल बॉन्ड O, जैसे ये रहा, कौन है ये, C डबल बॉन्ड O है ये, क्लियर है, ये है C डबल बॉन्ड O, इसकी बात चलती है, ठीक है, दैट्स इट। तो ये बेटा केस है एल्डिहाइड और कीटोन का, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, अब C6H12, अब फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला देखेंगे तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला बेटा
तो अब क्वेश्चन में भी बोल दिया आपको जितने भी पॉसिबल एल्कीन्स बन सकते हैं वो बनाएंगे। क्लियर है? तो कुछ नहीं, पहले 6 कार्बन की ऑल पॉसिबल चेन आइसोमर्स बना लो। मैंने जैसे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन लगाई थी, अब उसी तरीके से हमें डबल बॉन्ड की पोजीशंस अरेंज करनी पड़ेगी कि डबल बॉन्ड कहां कहां पर बैठाया जा सकता है। तो 6 कार्बन की चेन बनाते हैं हम, ठीक है ना। तो C6H12 के केस की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? C6H12 के केस की बात कर रहा हूं। तो 6 कार्बन की ऑल पॉसिबल चेन देख। पहली चेन क्लियर है, हाँ या ना? दूसरी चेन हाँ या ना? क्लियर होनी चाहिए। तीसरी चेन क्लियर है। चौथी चेन ठीक है, और 5वीं चेन होनी चाहिए यहां तक। क्लियर, ठीक है, हाँ या ना? अब कुछ नहीं करना आपको, इन स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड की पोजीशन अरेंज करनी है। कहां कहां पर डबल बॉन्ड आ सकता है? सबसे पहला डबल बॉन्ड एक तो इन दोनों कार्बन के बीच में आ सकता है, पहला एल्कीन बन जाएगा। दूसरा डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा तो दूसरा टाइप का एल्कीन बन जाएगा। तीसरा डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। क्लियर है? अगर मैं डबल बॉन्ड यहां लगाऊं तो एक कंपाउंड बनेगा, यहां लगाऊं तो दूसरा डिफरेंट कंपाउंड बनेगा, यहां लगाऊं तो तीसरा डिफरेंट कंपाउंड बनेगा। अगर वापस से यहां लगाऊं तो वही कंपाउंड बन जाएगा जब मैंने इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो इस पोजीशन को भी मैं 2 ही मार्क कर दे रहा हूं। क्लियर है? और अगर मैं यहां लगाऊं तो वही बन जाएगा जो पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड की आने की वजह से बन रहा था। क्लियर है? तो पहली चेन से कितने आ गए आपके पास? 3 एल्कीन आ गए। क्लियर है? दूसरी चेन देखो, एक बार डबल बॉन्ड यहां लगा दे, एक बार यहां लगा दे, सेम ही कंपाउंड बनेगा, चाहे यहां डबल बॉन्ड लगा चाहे यहां लगा। क्लियर है? तो एक एल्कीन ये रहा, दूसरा कंपाउंड यहां बनेगा, तीसरा यहां बनेगा और चौथा यहां बनेगा। तो दूसरी चेन से 4 बन के आ जाएंगे क्योंकि चारों पोजीशन अलग अलग है। चारों पे डबल बॉन्ड एक एक बार लगा के नाम लिख के देख लो, चारों के नाम अलग आ रहे होंगे। इसकी बात करें तो यहां लगाऊं डबल बॉन्ड, चाहे यहां लगाऊं सेम नाम आएगा, चाहे यहां लगाऊं चाहे यहां लगाऊं सेम नाम आएगा, बट यहां लगने पर डबल बॉन्ड एल्कीन का नाम बदल जाएगा। तो ये वाली पोजीशन डबल बॉन्ड की सिमिलर बैठेगी, ये वाली सिमिलर बैठेगी, बट ये वाली नहीं बैठेगी। क्लियर है? तो तीसरी चेन से कितने आ जाएंगे? 3 एल्कीन आ जाएंगे। चौथी चेन में देखें, क्लियर है? यहां लगा ले डबल बॉन्ड, चाहे तू यहां लगा ले डबल बॉन्ड, चाहे यहां लगा ले चाहे यहां लगा ले, सेम ही आएगा नाम। क्लियर है? और अगर तूने बीच में लगाया तो नाम अलग जाएगा। क्लियर है? तो इसके केस में अगर हम देखेंगे तो केवल 2 ही एल्कीन बन के आ पाएंगे क्योंकि ये चारों पोजीशन सेम है। कोई भी एक पे डबल बॉन्ड लगा के देख लियो, सेम नाम आएगा, और एक ये डिफरेंट पोजीशन दूसरी यहां पर आ जाएगी। क्लियर है? तो तीसरी चेन से चौथी चेन से मात्र 2 एल्कीन आ रहे हैं। क्लियर है? और लास्ट चेन में ये वाला और ये वाला डबल बॉन्ड सेम ही है, यहां लगा ले चाहे यहां लगा ले चाहे यहां लगा ले, नाम वही आएगा। दूसरा केस ये आ जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड लगा के नाम लिख लियो, और तीसरा केस यहां आ जाएगा। तो लास्ट चेन से 3 एल्कीन बन के आ जाएंगे। कुछ नहीं, आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन अरेंज करके देखने कहां कहां पे कौन कौन से डबल बॉन्ड रखने पर कंपाउंड बदल के मिल रहे हैं आपको। क्लियर है? मेन चीज नॉमेनक्लेचर सबसे ज्यादा हेल्प करेगी यहाँ पे। अगर कभी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये कैसे पोजीशन डिफरेंट है तो डबल बॉन्ड लगाना, कंपाउंड का नाम लिखना, समझ में आ जाएगा। क्या? डबल बॉन्ड लगाना और कंपाउंड का नाम सही से लिखना अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल्स। क्लियर है? और अगर सही से लिखा तो समझ में आ जाएगा कि कैसे वाली पोजीशन डिफरेंट है इन बाकी पोजीशन से। तो टोटल नंबर ऑफ एल्कीन काउंट कर लेना, हाँ या ना? 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11 और 4 15 के करीब बैठ रहे हैं। क्लियर है? अभी देख लेंगे, हाँ या ना? तो ये इस तरीके से बनाए जाएंगे ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल एल्कीन्स। क्लियर है? C6H12 ओनली स्ट्रक्चरल एल्कीन्स बनाने। क्लियर है? तो पहली चेन कौन सी थी भाई? दिमाग लगाओ वापस से, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो मैंने ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल एल्कीन्स बनाए डबल बॉन्ड की पोजीशन लगा के। पहला एक बार यहां लगाया तो कौन बन गया? ये रहा, क्या? हेक्सवनीन। दूसरी बार यहां लगाया तो कौन बन गया? ये हेक्स-2इन। तीसरी बार यहां लगाया कौन बन गया? हेक्स-3इन। पहले 3 तो आ गए भाई पहली चेन से। क्लियर है? दूसरी चेन से कितने आए थे? 4 आए थे। देखें कौन कौन से आए थे। दूसरी चेन पकड़ो भाई, कौन सी वाली थी? ये वाली, ये बना दूं दूसरी चेन, ये रही। ठीक है? पहला यहां बनाया था मैंने। क्लियर है? तो ये आ गया, क्या नाम है? 2-मिथाइल पेंटवनीन। दूसरा यहां लगाया था मैंने, क्या नाम आ गया? ये आ गया दूसरा 2-मिथाइल पेंट-2इन। तीसरा डबल बॉन्ड यहां लगाया था, कौन आ गया? ये आ गया 4-मिथाइल पेंट-2इन। और चौथा डबल बॉन्ड यहां लगाया था,
कौन आ गया, ये इसका नाम 4 मिथाइल पेंटवनीन। चारों में से किसी का भी नाम सेम नहीं है, क्लियर है, हाँ या ना। तो इसी वजह से ये 4 चारों की चारों पोजीशन अलग अलग एल्कीन बना के दे रहे हैं। तो दूसरी चेन से कितने आ गए, 4 आ गए। अगला देखो, क्लियर है। तीसरी चेन पकड़ेंगे, तीसरी चेन से कितने आ रहे थे हमारे पास, 3 आ रहे थे बेटा। तीसरी चेन से कितने आ रहे थे, 3 आ रहे थे। तीसरी चेन बना दूं, 1 2 3 4 और 1 5 यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है ना। तीसरी चेन से यहाँ पर या यहाँ पर एक ही बात थी, तो पहला आ गया ये, क्लियर है क्या, 3 मिथाइल पेंटवनीन। चाहे यहाँ पे लगा ले डबल बॉन्ड, चाहे यहाँ लगा ले, एक ही बात है। दूसरी पोजीशन ये आ गई, यहाँ पर लगा ले चाहे यहाँ पे लगा ले, ये बन के आ जाएगा क्या, 3 मिथाइल पेंटटूइन। क्लियर है, पहला पेंटवनीन था, पेंटटूइन है, क्लियर है। और तीसरी पोजीशन यहाँ पर लगा ले, यहाँ पर नाम बदल जाएगा। तो अब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 3 4 इस तरीके से। तो ये 2 पे इथाइल आ रहा है, तो 2 इथाइल ब्यूटवनीन। डेफिनेटली इसका नाम इन दोनों से बिल्कुल ही अलग है। तो ये 3 पॉसिबल एल्कीन्स बन के आए तीसरी चेन से, क्लियर है, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा, ठीक है, हाँ या ना। चौथी चेन की बात करें अब हम, चौथी चेन की बात करूं मैं, तो चौथी चेन में देखो भाई, चौथी चेन में अगर हम बात करें तो ये कंडीशन लगाएंगे, क्लियर है, हाँ या ना। चौथी चेन की अगर मैं बात करूं तो ये पॉसिबल कंडीशन लगा के दिखाएंगे, क्लियर है। चौथी चेन की बात करूं मैं तो देखो कहां कहां पे डबल बॉन्ड लग सकता है, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, सेम ही बात आएगी, क्लियर है, हाँ या ना। तो ये पोजीशन वाली एक आ गई, ये गया, ये कंपाउंड बन गया, क्या बन गया, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटवनीन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटवनीन, क्लियर है। और अगर यहां पर लगाऊं तो कंपाउंड अलग आ जाएगा, क्या बन के आ जाएगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटटूइन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटटूइन, क्लियर है। अब बात आती है लास्ट चेन की। तो मैंने अभी आपको लास्ट चेन में 3 गिनवाए थे, क्लियर है, जो कि पॉसिबल नहीं होते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होते हैं। मैंने आपको 3 गिनवाए थे अभी जब मैंने हाथ से बनाया था डायग्राम, तो मैंने आपको लास्ट चेन में 3 गिनवाए थे, बट 3 होते ही नहीं है, वहां पर बनता मात्र एक ही है। क्यों बनता है वो सुनना जरा, शायद किसी ने गौर किया हो, बट कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना। लास्ट वाली जो चेन बनाई थी, मैंने आपको 3 गिनाए थे, मैंने बोला था यहाँ लगा लेना, यहाँ लगा लेना, यहाँ लगा लेना, यहाँ पर और यहाँ पर। असल में बेटा ध्यान से सुनना, अकल लगाओगे तो समझ में आएगा थोड़ी सी। ना तो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट कर सकते, ना यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट कर सकते, ना यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट कर सकते, और ना यहाँ पर। अकल लगाओ, अगर मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया तो इस कार्बन की वैलेंसी गड़बड़ा जाएगी। अगर मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया तो अब भी इस कार्बन की वैलेंसी गड़बड़ा जाएगी, 5 हो जाएगी भाई, कितनी हो जाएगी, 5। तो इन शॉर्ट इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे तो डबल बॉन्ड लग ही नहीं सकता। मैंने आपको अभी गिनाए थे और आप हाँ हाँ हम यहाँ मिलाते चले गए, थोड़ा गौर करेंगे तब समझ में आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर लेके आया हूँ उसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, क्लियर है। तो बेटा ये जो 4 पोजीशन है यहाँ पर तो डबल बॉन्ड आ ही नहीं सकता, तो लास्ट चेन में 3 एल्कीन तो पॉसिबल ही नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये 4 पोजीशन तो ऑक्यूपाइड है पहले से ही। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दे तो ये कार्बन की वैलेंसी गड़बड़ा जाएगी, जो कि ये कंपाउंड नहीं चाहेगा, क्लियर है। तो मात्र केवल एक ही ऑप्शन रह जाता है इस लास्ट चेन पे डबल बॉन्ड लगाने का, वो रह जाता है लास्ट वाली जगह पे, क्लियर है। तो लास्ट चेन से मात्र एक ही एल्कीन बन पाता है, मात्र एक ही एल्कीन बन पाता है, और वो है ये, जिसका नाम यहाँ पे लिख रखा है मैंने। रीजन उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा क्यों 3 नहीं बनेंगे, क्यों 3 नहीं बनेंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी गड़बड़ा जाएगी, इसलिए नहीं बनेंगे 3, मात्र एक ही बनेगा। क्या बन गया, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटवनीन, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटवनीन। IUPAC नोमेनक्लेचर है, सिखा चुका हूँ, क्लियर है। तो अब 15 बनेंगे क्या, बिल्कुल नहीं 15 नहीं बनेंगे। अब कितने बनेंगे काउंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काउंट करो जरा कितने बन गए स्ट्रक्चरल एल्कीन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्लियर है। ओनली 13 एल्कीन्स बन के आ पाएंगे, स्ट्रक्चरल एल्कीन जो 13 ही बन के आ पाएंगे मात्र, क्लियर है। क्योंकि लास्ट वाला जो चेन है वहां पर है मेन समझने का, बाकी तो कोई भी बना लेता है, बाकी तो कोई भी बना लेता है। लास्ट वाली जो चेन है उसका पॉइंट समझने वाला है, क्योंकि उसमें जो 4 बॉन्ड है एक कार्बन के चारों तरफ, उन पर डबल बॉन्ड जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उन पर डबल बॉन्ड चला गया तो वैलेंसी गड़बड़ा जाएगी कार्बन की, वैलेंसी गड़बड़ा जाएगी कार्बन की। तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है, लास्ट वाली चेन में मात्र एक ही एल्कीन बन पाता है, ना कि 3, जिस वजह से ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल एल्कीन देखते हैं तो मात्र 13 बन के आएंगे, ना कि 15, ना कि 15। दैट्स इट, क्लियर है। तो लास्ट वाली चेन मेरे को मेन समझाने वाली थी, वो मैंने बता दी, वो ये रहा, क्लियर है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक और देखो भाई,
इसी तरीके से एल्कीन आ गया तो एल्काइन कैसे रह जाएगा पीछे भाई, तो वैलेंसी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। C6H10, अब इसी तरीके से ओनली स्ट्रक्चरल एल्काइंस बनाएंगे अब हम, ठीक है ना। तब एल्कीन आया तो एल्काइन थोड़ी रह जाएगा पीछे। अब एल्काइन के केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। तो देखें ऑल पॉसिबल एल्काइंस बनाने की कोशिश करें, बिल्कुल करेंगे, देखना जरा ध्यान से। ऑल पॉसिबल एल्काइन बनाएंगे अब, ठीक है ना। C6H10 का केस, तो पहले ऑल पॉसिबल चेन आइसोमर्स बना ले। देखो 1 2 3 4 5 6, पहली चेन। दूसरी चेन देखना, यहां तक तो अब समझ में आ ही गया होगा यार। अब ये भी नहीं बना पाए ना तो छोड़ दो, फिर कुछ नहीं हो पाएगा तुम पे। क्लियर है? इतना तो करना सीख ही गए होंगे। क्लियर है? तो चेन आइसोमेरिज्म तक तो आ ही गया होगा, ठीक है। देखना जरा ध्यान से। अब ट्रिपल बॉन्ड लगाने, पॉसिबल कंडीशन इसके केस में 1 2 3, तीनों जगह लगा सकते हो आप। क्लियर है? पहली पोजीशन पे, दूसरी पे, तीसरी पे 3 एल्काइन बन के आ जाएंगे। तो पहले केस में 3 बन के आएंगे, जैसे एल्कीन बन के आए वैसे एल्काइन बन के आ गए। अगर यहाँ पे बात करो तो 2 1 वाली कंडीशन रिपीट हो जाएगी। इसके केस में देखो, दिमाग लगाना, क्या यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा पाएंगे? वैलेंसी का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड लगाता हूँ तो इस कार्बन की वैलेंसी गड़बड़ा जाएगी, यहाँ पर लगाता हूँ तब भी बिगड़ जाएगी, यहाँ पर लगाता हूँ तब भी। तो ना इस पोजीशन पे आएगा, ना इस पोजीशन पे आएगा, ना इस पोजीशन पे आएगा। तो इन जगह पे ट्रिपल बॉन्ड आ ही नहीं सकता। तो अब कहाँ आएगा? एक तो यहाँ पर पॉसिबल है, एक यहाँ पर। तो इन शॉर्ट दूसरी चेन से मात्र 2 ही एल्काइन बन पाए। पहली चेन में कितने बन पाए एल्काइन? 3। एल्काइन बोल रहा हूँ, YNE वाला बोल रहा हूँ। तो पहली चेन से कितने बन पाए? 3, और दूसरी चेन में मात्र 2 ही बन पाए, क्योंकि यहां पर वैलेंसी का ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? तीसरी चेन में देखो, मैं यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगाऊं, यहां पर, तो पॉसिबल होगा क्या? बिल्कुल नहीं। अगर मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगाया तो इस कार्बन की वैलेंसी गड़बड़ा जाएगी। बचा कौन सी पोजीशन? बिल्कुल टर्मिनल वाली। तो यहां पर लगाऊं मैं, चाहे ट्रिपल बॉन्ड यहां लगाऊं, सेम ही टाइप का एल्काइन बन के आएगा। तो तीसरी चेन से मात्र एक ही एल्काइन बन के आ पाएगा। क्लियर है? चौथी चेन में तो भाई कोई ट्रिपल बॉन्ड आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर मैंने किसी भी बॉन्ड पर ट्रिपल बॉन्ड कर दिया उसे, तो टेट्रा वैलेंसी कार्बन की गड़बड़ा जाएगी। तो चौथी चेन से तो कोई भी एल्काइन बन ही नहीं पाएगा, इससे तो कोई भी एल्काइन नहीं बन पाएगा, 0 अंडा। क्लियर है? इससे कोई भी एल्काइन नहीं बन पाएगा। क्लियर है? और पांचवी चेन में जब यहाँ पर भाई डबल बॉन्ड ही नहीं लगा पा रहे थे, तो ट्रिपल बॉन्ड घंटा लगा पाएंगे। तो इसमें भी केवल एक ही पोजीशन अवेलेबल है ट्रिपल बॉन्ड लगाने के लिए। तो लास्ट चेन से भी मात्र एक ही एल्काइन क्रिएट कर पाए, लास्ट चेन से भी मात्र एक ही एल्काइन हम क्रिएट कर पाए। क्लियर है? दिमाग लगाएंगे, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ एल्काइन काउंट कर ले, 3 2 5 6 और 1 7 एल्काइन बन पाएंगे स्ट्रक्चरल। दैट्स इट, सिंपल कंडीशन है। C6H10 ओनली स्ट्रक्चरल एल्काइन बनाने। तो पहली चेन से ही आ रहे थे मेन 3। तो पहला ये बना था हेक्स 1 दूसरा ये बना था हेक्स 2 तीसरा ये बना था हेक्स 3, यही बनने थे। क्लियर है? दूसरी चेन से मात्र 2 आ रहे थे, ये गए, एक यहाँ पर बैठाया था, एक यहाँ पर बैठाया था। तो यहाँ पर बैठेगा तो 4 मिथाइल पेंट 1, यहाँ पर बैठेगा तो 4 मिथाइल पेंट 2 हो जाएगा। क्लियर है? तीसरी चेन से मात्र एक ही आ रहा था, तीसरी चेन से मात्र एक ही आ रहा था, और वो टर्मिनल वाला यही वाला आ रहा था, यहाँ पर चाहे यहाँ पर बैठा ले ट्रिपल बॉन्ड, इसका नाम 3 मिथाइल पेंट 1। क्लियर है? हाँ या ना? चौथी चेन से कोई पॉसिबल स्ट्रक्चरल एल्काइन बनता ही नहीं, तो नो पॉसिबल एल्काइन कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस चेन। कौन सी वाली? 4th चेन से। और लास्ट चेन से भी मात्र एक ही बन पा रहा था, टर्मिनल वाला, क्योंकि वहां पर तो एक ही पोजीशन अवेलेबल थी, ये वाली। तो क्या नाम जाएगा? 3,3 डायमिथाइल ब्यूट 1। तो ओवरऑल मात्र 7 ही एल्काइन बन पाए, ओवरऑल मात्र 7 ही एल्काइन बन पाए। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, इसको मत काउंट करना, ये तो बन ही नहीं पाया, और 1 7। क्लियर है? तो सिंपल कंडीशन है भाई, चेन आइसोमर्स बनाना, एल्काइन की पोजीशन लगाना, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, कहां कहां पर वो ट्रिपल बॉन्ड बैठ सकता है, और साथ ही साथ कार्बन की वैलेंसी का ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि कार्बन की कहीं टेट्रा वैलेंसी तो खराब नहीं हो रही, जैसे कि एल्कीन और एल्काइन के केस में मैंने चेक करके दिखाया कैसे चेक करा जाता है। क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा दोनों एग्जाम्पल क्लियर होंगे। कौन सा? स्ट्रक्चरल एल्काइंस वाला भी और स्ट्रक्चरल एल्कीन्स वाला भी। क्लियर है? एक और देखो केस, मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है बेटा, देखते चलो। एक और केस, C3H6Cl2। अब ये कौन सा बवाल आ गया? कुछ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। 3 कार्बन की चेन है और उस 3 कार्बन में बेटा 2 क्लोरीन लगाने। अगर देखोगे तो एल्केन वाली फॉर्मूला है CnH2n+2 वाला,
बस 2 H हटके 2 Cl लग गया, तो मतलब 3 कार्बन का एल्केन बनाना है हमें और उसमें 2 क्लोरीन को एडजस्ट करना है। अब आपको इतना तो पता ही होगा 3 कार्बन की कितनी चेन होती है, एक ही चेन आइसोमर होता है, तो इसी में ही हमें, या एक ही चेन पॉसिबल होती है 3 कार्बन की, तो इसी में ही हमें इन 2 क्लोरीन को अलग अलग तरीके से बिठाना पड़ेगा। तो ऑल पॉसिबल फॉर्मेशन मैंने कर दी, कितनी, ऑल पॉसिबल फॉर्मेशन मैंने कर दी। एक बार मैंने क्या किया, ध्यान से देखियो जरा, एक बार मैंने यहां पर क्लोरीन को बिठा दिया दोनों, तो वही 3 कार्बन का केस दिखा रहा हूं मैं, क्लियर है, तो ध्यान से देखना, उन्हीं 3 कार्बन का केस दिखा रहा हूं। तो इस 3 कार्बन पे पहली वाली पोजीशन पे ही मैंने दोनों क्लोरीन को बिठा दिया, एक बार मैंने पहले कार्बन पर ही दोनों क्लोरीन को बिठा दिया, तो नाम 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। दूसरी बारी में मैंने क्या किया, बगल बगल पहले और दूसरे कार्बन पे बिठा दिया एक एक क्लोरीन को, तो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। और तीसरी बार में मैंने क्या किया, एक पहले पे और एक बिल्कुल आखिरी पे मैंने बिठा दिया, तब कौन सा केस बन गया, 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। और लास्ट में मैंने क्या किया, ये बिल्कुल बीच वाला कार्बन है, इस पर मैंने दोनों क्लोरीन को उठा के पटक दिया, एक ऊपर एक नीचे, नाम क्या बन गया, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। क्लियर है। तो अब आप सोच रहे होंगे सर लास्ट वाले पे भी तो बिठा सकते हैं, बिल्कुल बिठा दो, पर बेटा वो बन के यही आ जाएगा। आप ये मत कर देना कि 3,3 डाइक्लोरोप्रोपेन कर दिया होशियारी में, तो भाई वो 3,3 रहा कहाँ। अगर आप सोच रहे हो दोनों क्लोरीन को लास्ट में बिठा दो, तो बात तो वो यही आ जाएगी 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन की। क्लियर है। तो C3H6Cl2 इस टाइप के एग्जांपल्स भी आ जाते हैं बेटा। कितने आइसोमर बन गए, 1, 2, 3 और 4। इसको तो बना के देखना पड़ता है। क्लियर है, क्योंकि इसमें अब कार्बन के चेन आइसोमर्स तो है नहीं, अब उन क्लोरीन का अरेंजमेंट देखना है कितना पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है। अभी 2 क्लोरीन लगवाए हैं, कभी 3 क्लोरीन भी तो लगवा सकता है। बिल्कुल 3 क्लोरीन का केस देख ले जरा, C3H5Cl3 का केस देख ले। अब 3 क्लोरीन लगेंगे तब कैसे होगा काम, तो वो देख ले भाई। 3 क्लोरीन का केस, वही C3H5Cl3 3 क्लोरीन का केस देख। तो मैंने एक एक बार तीनों कार्बन पे बिठा दिया, तब क्या नाम आ गया 1,2,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। दूसरी बार मैंने क्या किया, इन तीनों क्लोरीन को उठा के एक ही कार्बन पे रख दिया, तब क्या नाम आ गया 1,1,1 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। दूसरी बार क्या किया, पहले कार्बन पे मैंने 2 रखे और दूसरे कार्बन पे 1 भेज दिया, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना रहा हूं 1,1,2 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। तीसरी बार मैंने क्या किया, पहले कार्बन पे 1 छोड़ दिया, दूसरे बीच वाले कार्बन पे 2 भेज दिए, तो वो बन गया 1,2,2 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। और तीसरी बारी में मैंने क्या किया, एक कार्बन पे छोड़ दिया और लास्ट के 2 कार्बन पे भेज दिया। क्लियर है, हाँ या ना। तो 1, 2, 3 इस तरीके से नंबरिंग होगी। क्लियर है, 1,1,3 इस तरीके से नाम जाएगा। मैंने यहाँ पर 1,3,3 लिख दिया है, ये थोड़ा इनकरेक्ट है, अब इसको चेंज करिएगा। इसको लिख के क्या लिखा जाएगा 1,1,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन लिखा जाएगा। 1,1,3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन लिखा जाएगा। तो ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मैंने आपको बना के दे दिए। क्लियर है, एक बार तीनों पे एक भेज दिए, एक बार एक ही कार्बन पे तीनों भेज दिए, एक बार बिल्कुल फर्स्ट वाले पे 2, बीच वाले पे 1 भेज दिया, दूसरी बार बीच वाले पे 2 और फर्स्ट वाले पे 1 भेज दिया, और एक बार बिल्कुल राइट हैंड साइड वाले पे 2 और एक बिल्कुल टर्मिनल वाले पे 1 भेज दिया। तो टोटल पॉसिबल कितने आ गए, 1, 2, 3, 4 और 1, 5 आइसोमर बन के आ जाएंगे C3H5Cl3 के। तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर लिए मैंने इन तीनों क्लोरीन के। दैट्स इट। और कोई पॉसिबल हो तो देख लेना, मेरे को नहीं पता। इतना ही है जहां तक मैंने देखा है। क्लियर है, हाँ या ना। उम्मीद करूंगा यहां तक तो पहले सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है ना, तो ये वाला केस तो क्लियर होना चाहिए। चले आगे, हाँ या ना। उम्मीद करूंगा यहां तक सारी बातें, सारे एग्जाम्पल्स क्लियर होंगे। अब एक केस और देखो, अब नया केस आ रहा है जिसमें हम बात करेंगे एसिड और एस्टर्स की। बेटा अब बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का केस और देख लेते हैं। ठीक है ना, तो वो भी सिंपल है, C3H6O2 ये सब फॉर्मूला बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH और RCOOR' का केस होता है। क्लियर है, तो सिंपल केसेस है, दिमाग लगाएंगे तो आएगा। क्लियर है, तो C3H6O2 में हम कौन कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं और कौन कौन से एस्टर्स। एस्टर के केस में भी हम वही कॉम्बिनेशंस क्रिएट करेंगे कि 1 कार्बन का 2 कार्बन का या 2 कार्बन का 1 कार्बन का, इस टाइप के केसेस जैसे मैं ईथर्स में सिखा रहा था उसी टाइप के केसेस में यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। बट ईथर में मैंने आपको ये बताया था, इस टाइप के जब भी केस आ रहे थे तो मैंने एक केस को कैंसिल आउट करवा देता। मैंने क्यों कहा था कि जो ऊपर वाला केस है वही सेम टू सेम ये हो गया। बट एस्टर के केस में ये दोनों के दोनों डिफरेंट केस की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि ईथर्स में तो ये ROR' वाली कंडीशन थी, पर यहाँ पर ROR' थोड़ी RCO फिर R' है, तो ये दोनों में फर्क है ईथर में और एस्टर में।
तो यहाँ पर इन दोनों कॉम्बिनेशंस को अलग माना जाता है, बट ईथर के केस में 1 कार्बन 2 कार्बन और 2 कार्बन 1 कार्बन को हम सेम मान के चल रहे थे। तो याद रखने वाला कंफ्यूजन आ जाता है बच्चों को, मैंने पहले कंफ्यूजन क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पर ये केस भी अलग है और ये केस भी अलग है, दोनों कंसीडर किया जाता है। तो मैं आपको एसिड से शुरू कर रहा हूँ, C3H6O2 के कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मूला क्या है? RCOOH। तो मैं इस फॉर्मूले को ब्रेक कर लूंगा, कैसे? C2H5COOH में, क्योंकि मुझे एसिड ग्रुप लगाना है। क्लियर है? अब C2H5 कितने कार्बन की चेन आएगी? 2 कार्बन की केवल एक ही चेन बनती है और एक ही पोजीशन बनती है, मात्र 2 कार्बन ये रहे। अब इसमें चाहे COOH को यहाँ लगा चाहे यहाँ लगा, एक ही कंपाउंड बनेगा। कौन सा? प्रोपेनोइक एसिड। कौन सा एसिड? प्रोपेनोइक एसिड। और कोई एसिड पॉसिबल ही नहीं है इस फॉर्मूले का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल सा फॉर्मूला, RCOOH को ध्यान में रखते हुए बना दिया। अब मेन बात है एस्टर की। यहाँ पर एस्टर जो है वो कौन कौन से बनेंगे? तो एस्टर का पहले फॉर्मूला लिख लो, RCOOR'। तो RCOO में कौन आएगा और R' में कितने कार्बन आएंगे वो देखेंगे। तो कितने कार्बन है टोटल? 3। तो डिवाइड करो। तो पहले मैंने RCOO के साथ कितने कार्बन भेज दिए? टोटल 1, और R' में भेज दिए 2 कार्बन। फिर मैंने उल्टा कर दिया, RCOO में मैंने 2 कार्बन भेज दिया और R' में मैंने 1 कार्बन। और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? नहीं। अब ये दोनों केस हम इंक्लूड करेंगे या कंसीडर क्यों करेंगे? क्योंकि बेटा दोनों केस कंसीडर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ईथर नहीं है, ये एस्टर है। और यहाँ पे RCOO और R' में कंपैरिजन चलता है, ना कि 2 R में। ये नहीं कर रहा हूं मैं केवल इस R को और इस R को कंपेयर कर रहा हूं, मैं इस पूरे ग्रुप को कंसीडर कर रहा हूं इस R के साथ। क्लियर है? तो डेफिनेटली ये दोनों केस डिफरेंट माने जाते हैं। अब अकल लगाओ जरा। अब पहला केस में बात कर रहा हूं, इसको सॉल्व करेंगे हम। इस केस में ये RCOO कौन कितने कार्बन का? 1 कार्बन का, मतलब यहाँ पर H लगाया जाएगा तभी तो ये HCOO गिना जाएगा। तो पहले केस में ये वाला ग्रुप आएगा, इस वाले केस में 1 कार्बन का, मतलब ये जो RCOO है वो असल में और कुछ नहीं HCOO होगा। और वहीं पे बात करूं अगर मैं 2 कार्बन की, तो इस केस में जो बात करेंगे RCOO, तो वो आएगा CH3COO, क्योंकि इसमें ये इन 2 कार्बन में हम लोग इस COO वाले कार्बन को भी काउंट करते हैं। तो 2 कार्बन का अगर मुझे RCOO ग्रुप बनाना है तो वो असल में CH3COO एसिटेट ग्रुप ही बन के आएगा, क्योंकि 2 कार्बन में हम इस COO वाले कार्बन को भी काउंट करते हैं। बची बात इनकी, तो ये 2 कार्बन की चेन ये गई और ये तो अकेला 1 कार्बन है ही है। क्लियर है? हाँ या ना? अब अरेंज करें तो इस RCOO को इस कार्बन की चेन पे अरेंज करना है। तो यहाँ पर कौन है? 1 कार्बन का HCOO, तो चाहे तू यहाँ लगा दे चाहे यहाँ लगा दे, एक ही कंपाउंड बनेगा, वो रहा ये, वो ये रहा। क्लियर है? चाहे तू इस HCOOH को इस कार्बन पे लगा दे चाहे इस पे लगा दे, तो एक ही कंपाउंड बनेगा। क्लियर है? तो एक एक केस सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं। तो ये RCOO और ये R', ये कितने कार्बन का? 1 कार्बन का, और ये कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। तो वही कंसीडरेशन चल रहा है। तो 1 कार्बन में ये क्या है? HCOO की तरह बिहेव करेगा, और ये C कार्बन C, अब इस पे लगा दे चाहे इस पे लगा दे। क्लियर है? तो C2H5 का ही केस आएगा। तो HCOO C2H5, हाँ या ना? क्या नाम बना पहले केस का? इथाइल मीथेनोइड। क्या बना? इथाइल मीथेनोइड। क्लियर है? दूसरा केस 2 कार्बन का और 1 कार्बन का, इरेज कर दूं पहले केस को। दूसरा केस RCOO वही और ये R'। क्लियर है? ये 2 कार्बन का और ये 1 कार्बन का। अब 1 कार्बन का कौन होगा? ये CH3। क्लियर है? और 2 कार्बन का कौन होगा? ये CH3COO। क्लियर? अब डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएंगे और भी कंडीशन ही नहीं है। तो इथाइल मिथाइल एसीटेट बन जाएगा। कौन बन जाएगा बेटा? मिथाइल एसीटेट। ये मीथेनोइड गलत लिख गया है, इसको चेंज कर लेना, मिथाइल इथेनोइड कर लेना। ये M काट दियो दूसरे वाले का, ये M हटा दियो, मिथाइल इथेनोइड है। ये कौन है? मिथाइल इथेनोइड। याद रखेंगे वाली बात। क्लियर है? हाँ या ना? दैट्स इट। तो ये बन गए C3H6O2 के एसिड एंड एस्टर्स। इस तरीके से कंसेप्ट चलता है, इस तरीके से कंसेप्ट चलता है। याद रखेंगे वाली बात। सिंपल केस है, इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज है। इसी का एक और भाई C4H8O2, इसके भी एसिड और एस्टर्स बनाएंगे इसी कंसेप्ट के हिसाब से। क्लियर है? तो C4H8O2 वही RCOOH, हाँ या ना? एसिड के लिए देखेंगे, और RCOOR' एस्टर्स के लिए देखेंगे। तो मेन एसिड है, पहले एसिड बनाए। तो फॉर्मूला अगर शॉर्ट करता हूं मैं तो ये बनता है C3H7COOH। क्लियर है? अब 3 कार्बन की मेन चेन है जिसपे हमें COOH, तो 3 कार्बन की मात्र एक ही चेन मिलती है पर पोजीशन 2 मिलती है। एक बार मैं COOH को इस कार्बन पे जोड़ दूंगा, एक बार इस पे, तो 2 एसिड बन जाएंगे। एक बन जाएगा फर्स्ट वाला, दैट इज ब्यूटेनोइक एसिड, और सेकंड वाला ये आ गया जो है 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, जब मैंने इस वाले कार्बन पे COOH जोड़ दिया है तब। क्लियर है? तो पहला ब्यूटेनोइक एसिड, दूसरा 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, दैट्स इट। तो भाई C4H8O2 के 2 एसिड आ जाएंगे। अब मेन बात है एस्टर की। एस्टर से मजा आता है, मेन एस्टर है। एस्टर कौन सा बनेंगे अब 4 कार्बन के केस में? तो वही बनाओ केस RCOO वाला
और R डैश वाला। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी, पहले इधर एक कार्बन, इधर 3 कार्बन, फिर इधर 2 कार्बन, फिर इधर 2 कार्बन, फिर इधर 3 कार्बन, फिर इधर 1 कार्बन। इन दोनों को केस को अलग मानना पड़ेगा। क्लियर है? इस केस में ये एक कार्बन मतलब कौन हो गया, HCOO ग्रुप ज्वाइन करना है। इसमें कौन हो गया, CH3COO ग्रुप को ज्वाइन करना है। इसी केस में कौन हो गया, CH3CH2COO ग्रुप को ज्वाइन करना है। क्लियर है? तो 3 केसों में 3 आ गए। ठीक है, RCOO। क्लियर है? तो कार्बन में COO वाले का भी कार्बन काउंट किया जाएगा। इधर साइड में RCOO वाले कार्बन में इस COO वाला कार्बन भी काउंट किया जाएगा। एक कार्बन का मतलब HCOO लग रहा है, 2 कार्बन का मतलब CH3COO लग रहा है, 3 कार्बन का मतलब CH3CH2COO लग रहा है। क्लियर है? अब इनको जोड़ना है इसकी चेन पे, ये 3 कार्बन की एक ही चेन आएगी। तो अब यहाँ पर मैं इस HCOO को यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकता हूँ और यहाँ पर भी। क्लियर है? दूसरा केस, ये 2 कार्बन की चेन है, अब इसमें चाहे यहाँ जोड़ ले चाहे यहाँ जोड़ ले, एक ही आएगा। और लास्ट ये एक ही कार्बन है तो इसमें तो कहीं पे भी लगा दे, एक ही बनेगा, तो इसमें तो डायरेक्ट ज्वाइन हो गई है CH3। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ एस्टर 4 आ जाएंगे, 2 इस वाले के केस के, 1 इस वाले केस का, 1 इस वाले केस का। क्लियर है? हाँ या ना? तो एक एक करके केस कंप्लीट करें। तो पहला वाला केस ले रहा हूं मैं, 1 कार्बन और 3 कार्बन वाला। क्लियर है? हाँ या ना? तो पहले केस के लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ये कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की, और इस पे जोड़ना मुझे HCOO, तो 3 कार्बन की ये रही चेन। तो एक बार मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया, एक बार यहाँ। तो पहला कंपाउंड देखियो ये रहा, इसमें असल में HCOO, उस पे कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन, ऐसे ही CH2 CH2 CH3, तो वो मैंने शॉर्ट में करके C3H7 लिख दिया है। क्या लिख दिया शॉर्ट में, CH2 CH2 CH3 को C3H7। तो प्रोपाइल मीथेनोइड पहला वाला कंपाउंड बन गया। क्लियर है? दूसरा, अब इसकी सेकंड पोजीशन पे जोड़ना मुझे HCOO, तो ये रहा। तो असल में ये रहा 1 2 3, सेकंड पोजीशन पे ज्वाइन किया, सेकंड वाला पोजीशन पे ज्वाइन किया। क्लियर है? नाम देंगे तो 1 2, 1 मिथाइल इथाइल मीथेनोइड, 1 मिथाइल इथाइल मीथेनोइड। तो पहले केस के कितने आपके पास एस्टर आ गए, 2। क्लियर है? दूसरा केस उठाओ, दूसरा केस उठाओ इसी का ही। क्लियर है? कौन सा, ये 2 कार्बन, ये 2 कार्बन। क्लियर है? 2 कार्बन की चेन बन गई है। अब ये 2 कार्बन का मतलब क्या हो गया, CH3COO। क्लियर है? एक बार इस पे जोड़ दे, एक बार इस पे, एक ही बात बनेगी। क्लियर है? तो किसी पे भी ज्वाइन कर दो, तो ये बन के आएगा हर दोनों केस में, क्या, इथाइल इथेनोइड। क्या बन के आएगा, इथाइल इथेनोइड। तो दूसरे केस का एस्टर आ गया। क्लियर है? हाँ या ना? इसी तरीके से तीसरे केस का एस्टर देखो भाई, कौन सा, ये 3 कार्बन का हो जाएगा। अब ये 1 कार्बन का, 1 कार्बन का मतलब ये CH3 से ज्वाइन करेंगे, तो 3 कार्बन का मतलब CH3 CH2COO को ज्वाइन किया जाएगा इससे। क्लियर है? तो क्या बन के आएगा, मिथाइल प्रोपेनोइड, मिथाइल प्रोपेनोइड, दैट्स इट। तो ये बेसिक से 4 एस्टर के केस बनेंगे 3 कंडीशन से। हाँ या ना? तो कार्बन को डिवाइड करना आना चाहिए आपको। ईथर के केस में दिक्कत आ रही थी इस वाली कंडीशन में, ये 3 कार्बन 1 कार्बन और 1 कार्बन 3 कार्बन, वहां पर हम एक ही मान रहे थे उस कंडीशन को, पर यहाँ पर दोनों कंडीशन कंसीडर करी जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए बता रहा हूं मैं। क्लियर है? हाँ या ना? दैट्स इट। तो ये बेटा C4H8O2 के एसिड एंड एस्टर्स, खत्म बात। क्लियर है? बेसिक्स एग्जांपल्स है, उम्मीद करूंगा समझ में जरूर आया होगा। तो यहां तक लगभग सारी बात कंप्लीट होती है आपकी चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। सारे एग्जांपल करा दिए A to Z जितने पॉसिबल हो सकते थे। क्लियर है? हाँ या ना? 2 एग्जांपल और हैं, उनको और सुन लेते हैं, फिर खत्म करते हैं इसको। ठीक है ना? तो C4H8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखना इसके क्या। अब क्वेश्चन देखो भाई, C4H8 क्या बोला है इसने, स्ट्रक्चरल आइसोमर। आप सर ये C4H8 तो बता चुके हो, एल्कीन का केस है, बिल्कुल है, पर यहां पर केवल आपसे एल्कीन नहीं पूछा है, यहां पर आपसे पूछा है कि C4H8 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं। तो सारे बनाने पड़ेंगे बेटा, एल्कीन भी बनाने पड़ेंगे इसके, और साइक्लो एल्केन भी बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, साइक्लो एल्केन्स भी बनाने पड़ेंगे, सब बनाना पड़ेगा इसका। क्लियर है? एल्कीन्स भी बनाने हैं तो साइक्लो एल्केन्स भी बनाने पड़ेंगे, मजबूरी है, क्योंकि ये फॉर्मूला साइक्लो एल्केन्स का भी होता है, एल्कीन्स का भी, और वो दोनों आपस में आपको पता ही है रिंग चेन आइसोमर्स होते हैं, और रिंग चेन आइसोमर्स आर आल्सो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो C4H8 सबसे पहले इस C4H8 के एल्कीन बना लो, फिर बात करते हैं एल्कीन की। तो क्लियर है? तो कार्बन 4 है, तो कितनी चेन बनेगी, 2 पॉसिबल चेन बनती है, दोनों बना दी। अब कहां कहां पे डबल बॉन्ड लग सकता है, एक बार यहां पर एक बार यहां पर, तो 2 एल्कीन तो पहली चेन से आ गए और दूसरी चेन से 1 एल्कीन आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ एल्कीन 3 बनेंगे। तो पहली चेन का एल्कीन पहला वाला ब्यूट-1इन, दूसरा पोजीशन पे जब डबल बॉन्ड लगाया तो ब्यूट-2इन, और तीसरी चेन में जब हम बात कर रहे थे तो एक ही बन के आ रहा था 2 मिथाइल
प्रोप 1E। तो एल्कीन तो बेटा 2 चेन से इसके 3 आ पाए, C4H8 के एल्कीन आ गए अभी आपके पास, सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं आए, अभी केवल एल्कीन निकल के आए हैं। क्लियर है, हाँ या ना? तो एल्कीन तो उम्मीद करूंगा क्लियर होंगे। अब बात करें इसी फॉर्मूले से साइक्लोएल्केन्स की, तो सिंपल है भाई, 4 कार्बन का है तो 4 कार्बन का साइक्लोब्यूटेन बना दे, खत्म बात नहीं, अभी और ही बनेंगे। तो साइक्लोब्यूटेन ये CH2 फॉर्मूला चेक कर लियो, आराम से ही बनेगा। अब साइक्लोब्यूटेन के अलावा भी कोई और साइक्लोएल्कीन बनता है, साइक्लोएल्केन बनता है क्या? बिल्कुल बनता है। जब ब्यूटेन बन गया तो प्रोपेन तो बनेगा ही बनेगा, प्रोपेन कैसे पीछे रह जाएगा? तो ये आ गया आपका साइक्लोप्रोपेन। बट मिथाइल साइक्लोप्रोपेन की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, किसकी? मिथाइल, क्योंकि 4 कार्बन तो 4 रखने हैं ना, तो ये मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी साइक्लोएल्केन में बनता है साइक्लोब्यूटेन के साथ साथ। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, सारे पॉसिबल कंडीशन बना रहा हूं मैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, सारी पॉसिबल कंडीशन बना रहा हूं मैं। क्लियर है, हाँ या ना? उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। तो साइक्लोब्यूटेन बनाए तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी बनेगा इन केस ऑफ साइक्लोएल्केन्स। तो ये 2 साइक्लोएल्केन आ गए। क्लियर है, अब बात आती है क्या इसके अलावा भी और कुछ नहीं है, क्योंकि C4H8 जनरल फॉर्मूला या तो एल्कीन का होगा या साइक्लोएल्केन। क्लियर है, तो साइक्लोएल्केन या एल्कीन कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा। अब पूछा जाए कि ये और ये एल्कीन्स कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे आपस में, तो सिंपल कंडीशन है, कौन सी? रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पढ़ा चुका हूं डिटेल में। एल्कीन्स एंड साइक्लोएल्केन्स आर रिंग चेन आइसोमर्स, दैट्स इट, सिंपल कंडीशन है, आनी चाहिए। क्लियर है, हाँ या ना? कोई दिक्कत? एक एग्जांपल और देख, C4H6 का, जब भाई एल्कीन आया तो एल्काइन कैसे पीछे रह जाएगा? इस केस में भी हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखने, तो मतलब केवल एल्काइन से काम नहीं चलेगा, एल्काइन के अलावा भी अगर इस फॉर्मूले से और बन सकते हैं वो सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने पड़ेंगे। तो कौन कौन बन सकते हैं दिमाग में आ जाने चाहिए। सबसे पहले तो एल्काइन आना चाहिए इस फॉर्मूले को देख के। अब एल्काइन है तो फंक्शनल आइसोमर इसका याद आना चाहिए डाइईन। अब डाइईन याद आ गया तो रिंग चेन आइसोमर भी याद आना चाहिए, साइक्लो एल्कीन बोला है, नॉट एल्केन, और साइक्लो एल्केन है तो साइक्लो एल्कीन है तो बाई साइक्लो को तो कोई भूल ही नहीं सकता। साइक्लो एल्कीन है तो बाई साइक्लो को तो कोई भूल ही नहीं सकता, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले के एल्काइंस बनाएंगे हम लोग। क्लियर है, तो कार्बन की 2 चेन, 1 2 3 4, एक तो ये बन गई, दूसरी चेन ये बन गई। अब ट्रिपल बॉन्ड लगा, एक बार यहां लग सकता है, एक बार यहां। अब बात आती है क्या यहां पर दूसरी चेन में लग पाएंगे ट्रिपल बॉन्ड? बिल्कुल नहीं लग पाएंगे, क्योंकि अगर यहां पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए तो इस कार्बन की वैलेंसी पेंटावैलेंसी हो जाएगी, जो कि गलत है। क्लियर है, हाँ या ना? जो कि गलत है। तो इसीलिए हमारे पास केवल 2 ही पॉसिबल एल्काइन बन पाते हैं C4H6 के, और वो भी उसकी पहली चेन की बदौलत। क्लियर है, तो वही लिखा है। तो एक एल्काइन तो बन जाएगा ब्यूट-1आइन और दूसरा बन जाएगा ब्यूट-2आइन। बात रही दूसरी वाली चेन की, तो इससे नो पॉसिबल एल्काइन कैन बी फॉर्म्ड बाय दिस चेन। रीजन, वैलेंसी गड़बड़ आ जाएगी अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए गए तो। दैट्स इट। क्लियर है, तो ये तो बात रही भाई एल्काइन की। अब केवल एल्काइन तो बनाने नहीं है, हमें डाइईन्स भी बनाने हैं। तो अब एल्काइन बन गए तो डाइईन और बना दो। जब डाइईन बनाएंगे तब भी वही चेन देखनी पड़ेगी, तो इसी चेन से बन पाएंगे डाइईन्स भी बेटा। ये वाली जो चेन है ये डाइईन नहीं बना पाएगा, अगर यहाँ पर भी मैंने 2 डबल बॉन्ड लगाए तब भी वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी। तो अब डाइईन कैसे बनेंगे? तो या तो डबल बॉन्ड को लगातार साथ साथ बिठा दो या ऑल्टरनेट पोजीशन पे बिठा दो। तो ये 2 पॉसिबल केस आ जाएंगे इसके डाइईन के। फंक्शनल आइसोमर होते हैं बेटा, बता चुका हूँ, एल्काइन एंड डाइईन्स। क्लियर है, तो 1 2 और 1 3 ये 2 केस आ जाएंगे इसके डाइईन के। ये बन रहा है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, 1 2 ब्यूटाडाइन और ये 1 3 ब्यूटाडाइन। दैट्स इट। क्लियर है, तो एल्काइन आया तो डाइईन तो आएगा ही आएगा अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात चली है तो केवल। क्लियर है, क्योंकि वो दोनों तो फंक्शनल आइसोमर होते हैं। ठीक है, तो एल्काइन आया तो डाइईन आए। अब डाइईन है तो डेफिनेटली इसके रिंग चेन आइसोमर्स साइक्लोएल्कीन होंगे ही होंगे। अब साइक्लोएल्कीन है तो कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। तो सीधा आंख बंद करके CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH चेक कर लियो, यही फॉर्मूला आ रहा होगा। क्लियर है, साइक्लोब्यूटीन ये रहा, बनना है सामने बनना है, साइक्लोब्यूटीन। क्लियर है, अब साइक्लोब्यूटीन है तो साइक्लोप्रोपीन कैसे पीछे रह जाएगा? जब जैसे ऊपर वाले केस में साइक्लोब्यूटेन बना था तो साइक्लोप्रोपेन आया था, अब यहाँ पे साइक्लोब्यूटीन है तो साइक्लोप्रोपीन कैसे पीछे रह जाएगा? क्लियर है, तो इसी की बदौलत साइक्लोप्रोपीन भी बन जाता है। साइक्लोब्यूटीन क्लियर है, रिंग चेन आइसोमर। अब साइक्लोप्रोपीन के केस में भी बनते हैं, 2 बनते हैं, हाँ या ना? तो साइक्लोप्रोपीन अगर मैं बनाता हूं तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है। क्लियर है, एक तो ये वाली, इसको कहते हैं हम लोग 1 2 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये वाली बनती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें क्या कंडीशन आती है, जो CH3 होता है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही जुड़ गया होता है, ये इस वाली कंडीशन में
इसको हम कहते हैं 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। क्लियर है? तो दो पॉसिबिलिटी, ये अगर आपसे पूछा जाए ये दोनों आपस में कौन है, मेरे ख्याल से समझ में आ गए होगा, पीआई है, पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर है? ये 3 पोजीशन, ये 1 पोजीशन, फर्क है दोनों में। क्लियर है? हाँ या ना? सिंपल कंडीशन है, याद रखना, सिंपल कंडीशन है, याद रखना, रखना रखना जरूरी है, मजबूरी है आपकी, जरूरी है। क्लियर है? याद रखना पड़ेगा हर हालत में। क्लियर है? तो ये रिंग चेन आइसोमर्स बना दिए भैया मैंने इस फॉर्मूले के। क्लियर है? अब बात आती है सर साइक्लो एल्कीन बने तो बाईसाइक्लो बनेगा। बिल्कुल, बाईसाइक्लो बनने के लिए बेटा हमेशा याद रखना मिनिमम 4 कार्बन तो चाहिए होते हैं, मिनिमम 4 कार्बन तो रिक्वायर्ड होते ही होते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड बनने के लिए। क्लियर है? और हमारे पास मिनिमम 4 कार्बन है, तो हम इस साइक्लो ब्यूटीन को ही देखते हुए बना सकते हैं बाईसाइक्लो। कुछ नहीं करना आपको, डबल बॉन्ड हटा के इस तरीके से लिंकेज क्रिएट कर दी, ये डबल बॉन्ड हटा के CH ऊपर CH2 नीचे लेके एक लिंकेज ऐसी क्रिएट कर देनी है, क्योंकि बाईसाइक्लो में 3 तो ब्रिज होते हैं और 2 टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन कौन है? एक ये रहा, एक ये रहा, और ब्रिज कौन सा है? एक ये ब्रिज, दूसरा ये ब्रिज और तीसरा आपस में। क्लियर है? था या ना? तो ये भी बनाया जाएगा बाईसाइक्लो कंपाउंड C4H6 फॉर्मूले। तो नाम क्या जाएगा? बाईसाइक्लो 1,1,0 ब्यूटेन, ब्यूटेन, दैट्स इट। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये बेसिक सी बात थी बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एक नोट और सुनना इसके केस में, बता चुका हूं वैसे वो नोट में, क्या ये जो साइक्लो एल्कीन और बाईसाइक्लो कंपाउंड्स है, अगर पूछा जाए इन दोनों में कि आपस में ये दोनों कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ये और कुछ नहीं फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं बेटा। कौन कौन? साइक्लो एल्कीन्स कोई सा भी, चाहे प्रोपीन वाला हो चाहे ब्यूटीन वाला हो, और वो अगर बाईसाइक्लो के साथ कंपेयर किया जाएगा तो वो और कुछ नहीं फंक्शनल आइसोमर होता है। कौन होता है बेटा? उसका फंक्शनल आइसोमर होता है। कौन होता है? उसका फंक्शनल आइसोमर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे वाली कंडीशन। क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करूंगा यहां तक सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना बेटा? तो ये आपका कंप्लीट होता है क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4 टाइप। कौन कौन से? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो 17 एग्जांपल कराए हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एग्जांपल्स को भी कर जाओगे तो ये सारी आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल वाली कौन सी 4 टाइप की बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? क्वेश्चन ट्राई करना, बट उससे पहले इन 17 एग्जाम्पल्स को, जितने भी मैंने कराए हैं 17 एग्जाम्पल्स, इनको घूट के पी जाना, प्रैक्टिस कर लेना ढंग से, क्योंकि इन पे अगर अच्छा हाथ साफ हो गया बढ़िया तरीके से, क्लियर है, तो कोई भी एग्जाम्पल आपको दे दूं सारे सॉल्व कर लोगे आप। क्लियर है? तो ये 17 एग्जाम्पल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? उम्मीद करूंगा यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है ना? तो ये मेन 4 आइसोमेरिज्म आपको कंप्लीट करा दी मैंने स्ट्रक्चरल। अभी 2 बची हुई है, टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, उसकी भी बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस सेशन में नहीं करेंगे उसकी बात। ठीक है ना? अब एक केस और देख ले बेटा, अरीन्स या एरोमेटिक कंपाउंड भी होते हैं बेटा कुछ। क्लियर है? उनमें भी हम आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी देखी जाती है कुछ। क्लियर है? हाँ या ना? जनरली हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में। हाँ या ना? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अरीन्स में भी देखी जाती है। कुछ एग्जांपल्स है, समझ में आएगा। पोजीशंस ज्यादातर पोजीशन आइसोमेरिज्म देखते हैं हम लोग। क्लियर है? तो एग्जांपल देखना, सबसे पहला देखो क्या, C6H4OH NO2। और बेंजीन का केस ज्यादातर आता है। अरीन्स जनरली C6H6 वाले कंपाउंड में जो सब्स्टिट्यूशन करा के हम लगा देते हैं ना, चाहे फंक्शनल ग्रुप चाहे साइड ब्रांच, तो उनकी पोजीशन में बनाते हैं। अरीन्स वही होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। कौन होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर है? हाँ या ना? तो अब वही किया मैंने। तो बेंजीन में मैंने क्या किया, हाइड्रोजन हटाए, एक OH लगा दिया, एक NO2 लगा दिया। अब इसी की पोजीशन बदल दी तो आइसोमर बन गए, पोजीशन आइसोमर्स। तो मैंने क्या किया, पहली कंडीशन में मैंने OH और NO2 को बगल बगल में उठा दिया। ये कुछ नहीं, बेंजीन है भाई, C6H6 ऐसे बनता है, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, इधर डबल बॉन्ड CH, इधर सिंगल बॉन्ड CH, इधर डबल बॉन्ड CH और इधर सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? तो इसी में अरेंजमेंट करना है हमें, इसी में ही अरेंजमेंट करना है। तो वही है C6H4OH NO2। एक बार मैंने 1 और 2 पोजीशन पे बिठा दिया, एक बार मैंने 1 और 3 पोजीशन पे बिठा दिया, और एक बार मैंने 1 और 4 पोजीशन पे बिठा दिया। तो ये 3 आइसोमर बन गए। और कौन से बने? पोजीशन। तो 1-2 पोजीशन को आपको पता है ऑर्थो कहते हैं, ये पढ़ा चुका हूं नॉमेनक्लेचर में। तो इसका नाम क्या? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्लियर है? 1-3 पोजीशन को आपको पता है मेटा कहते हैं, इसका नाम क्या? मेटा नाइट्रोफिनॉल। और 1-4 पोजीशन को आपको पता है पैरा बोलते हैं, इसका नाम क्या? पैरा नाइट्रोफिनॉल। और कुछ नहीं, पोजीशन आइसोमर्स है, सिंपल, सीधे सीधे। क्लियर है? हाँ या ना? तो सिंपल कंडीशन है, याद रखने वाली बात है, क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। सिंपल कंडीशन है, याद रखने वाली बात है, क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं बेटा। क्लियर है? हाँ या ना? बेसिक सी चीज है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आई होगी। क्लियर है? तो पोजीशन आइसोमेरिज्म ज्यादातर ऑब्जर्व कराई जाती है अरीन्स में या एरोमेटिक कंपाउंड। इसी तरीके से एक और एग्जांपल, C6H4CH3OH। अब CH3 और OH को लगाया जाएगा। क्लियर है? तो वही 1-2 1-3 1-4 पोजीशन बनाएंगे। तो ये रहा 1-2 पोजीशन,
ये 1,3 पोजीशन, ये 1,4 पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप है इसलिए 1 उस पर दे रहा हूं मैं। क्लियर है? तो ये कौन सा 1,2 वाला ऑर्थो, अब ये कौन सा कंपाउंड है, नॉमेनक्लेचर सिखा चुका हूं, क्रिसॉल कहते हैं इसे। और ये 1,3 पोजीशन कौन सी, मेटा हो गई, और ये कौन है, क्रिसॉल है। इसी तरीके से 1,4 कौन सी हो गई, पैरा हो गई, और ये कौन है, क्रिसॉल। क्लियर है? तो ये तो पोजीशन आइसोमर होगा। अब बात आती है क्या इसके अलावा भी कोई आइसोमेरिज्म होगी इसमें? बिल्कुल होगी। क्या होता है, ये असल में OH इस CH3 के साथ कंबाइन होकर बेंजाइल वाला ग्रुप बन जाता है। क्लियर है? हाँ या ना? क्रिसॉल में बेंजाइल अल्कोहल भी आ जाता है, तो सेम फॉर्मूला है, अब बस फर्क थोड़ा सा आया होगा, बैलेंस वही होगा, बनाने का तरीका अलग है। अब ये बन गया, इसको कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। अब पूछा जाए ये कौन सा रिलेशन रखेगा, डेफिनेटली फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। क्लियर है? हाँ या ना? या फिर आप पोजीशन का तो नहीं बोल सकते इसे, डेफिनेटली फंक्शनल आइसोमेरिज्म का फर्क रखेगा। क्लियर है? एक क्रिसॉल है वो बेंजाइल अल्कोहल है, उसमें क्या हुआ, यहाँ पर CH3 और OH अलग से बेंजीन के ऊपर लगा रहे। अब इसमें मैंने क्या किया, CH3 को हटा के CH2OH कर दिया है। क्लियर है? और इसे बेंजाइल ग्रुप कहते हैं, बता चुका हूँ नॉमेनक्लेचर में। बेंजीन के ऊपर CH2 को हम बेंजाइल कहते हैं, तो ये कौन सा अल्कोहल है, बेंजाइल। इसी तरीके से इसका एक और फंक्शनल आइसोमर है एनिसॉल, इट इज एन ईथर। ये फिनाइल है PH, और ये मिथाइल है CH3 वाला। क्लियर है? तो PH फिनाइल, ऑक्सीजन और मिथाइल, तो मिथाइल फिनाइल ईथर, इसी को हम एनिसॉल कहते हैं। और ये भी मेरे ख्याल से इसका फंक्शनल आइसोमर होगा। दैट्स इट। क्लियर है? तो ये सिंपल कंडीशन है, याद रखेंगे, C6H4CH3OH की। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा और बेंजाइल अल्कोहल और एनिसॉल, तो ऑल पॉसिबल आइसोमर्स बना दिए मैंने C6H4CH3OH के। इसी तरीके से एक और C7H7Cl का, किसका, C7H7Cl का। अब इसको बनाने का तरीका तो कुछ नहीं, पहले तो बेंजीन बना लो भाई, C6H4 बना लो। क्लियर है? और उस पर बैठा लो एक CH3, एक बैठा लो Cl। क्लियर है? ये बनेगा। क्लियर है? एक बैठा लो CH3, एक बैठा लो Cl, यही फॉर्मूला बन के आएगा। इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया है। क्लियर है? हाँ या ना? कोई दिक्कत तो बनाए, बिल्कुल बनाते हैं। तो एक बार 1,2 पोजीशन ये आ गई, एक बार 1,3 ये आ गई, एक बार 1,4 ये आ गई। तो ऑर्थो क्लोरोटोलिन, मेटा क्लोरोटोलिन एंड पैरा क्लोरोटोलिन, ये तो बन ही गया। साथ साथ जैसे ऊपर CH2OH बना रहे थे, यहाँ पे हम CH2Cl बेंजाइल वाला कंडीशन, तो यहाँ पर भी बेंजाइल क्लोराइड बनाया जाएगा। क्लियर है? हाँ या ना? याद रखेंगे वाली बात। क्लियर है? तो C6H4CH3Cl या C7H7Cl के ये 4 पॉसिबल आइसोमर बन के आएंगे। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है और कुछ नहीं, स्ट्रक्चर में ही तो डिफरेंस है। ये टॉलिन है, ये बेंजाइल है, फर्क है स्ट्रक्चर में डेफिनेटली। तो आइसोमर तो होंगे क्योंकि फॉर्मूला सेम है। दैट्स इट। क्लियर है? हाँ या ना? इसी का एक और भाई C7H9N, इसमें भी बनाओ भाई, इसका भी वही C6H4 करके क्रिएट कर लो, बेंजीन बनाया करो हमेशा। सबसे पहले C6H4 क्रिएट किया, CH3 और NH2 ये क्रिएट किया। क्लियर है? तो ये ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये चीजें प्रैक्टिस से आती है। क्लियर है? तो वही चीज है। अब नंबरिंग करो तो 1,3 पोजीशन आ गई, ये रही, सॉरी पहले 1,2 पोजीशन ये गई, 1,3 ये रही और 1,4 ये रही। तो ऑर्थो इसको कहते हैं बेटा टॉलिडीन, जब बेंजीन टॉलिन के ऊपर एक NH2 लगा देते तो टॉलिडीन हो गया। क्लियर है? इसको कहते हैं मेटाटॉलिडीन और इसको कहते हैं हम पैराटॉलिडीन। क्लियर है? तो 3 तो ये बन गए। चौथा क्या बनेगा, वही बेंजाइल वाला, CH2NH2 ज्वाइन कर दे तो बेंजाइल अमीन बन गया। CH2 के साथ NH2 ज्वाइन कर दे, बेंजाइल अमीन बन गया। अब एक और केस बनता है सेकेंडरी अमीन का। कौन सा केस? सेकेंडरी अमीन। कौन सा? NH पे एक तो तरफ तो हमने जोड़ दिया CH3 और एक तरफ जोड़ दिया ये फिनाइल, इसको कहते हैं हम PH। क्लियर है? तो ये बना दिया PH, देखना जरा, PH NH CH3, तो क्या बन गया, मिथाइल फिनाइल अमीन, सेकेंडरी अमीन बन गया। इट इज ऑल्सो अ फंक्शनल आइसोमर इनका। क्लियर है? मिथाइल फिनाइल अमीन बन गया। कौन बन गया? मिथाइल फिनाइल अमीन बन गया। दैट्स इट। सिंपल कंडीशन है, याद रखना है कौन कौन से पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है? हाँ या ना? एक और केस देख, C6H3Cl3 का केस देख भाई। अब इसके केस में क्या है, वही, अब बेंजीन में हमने क्या किया, 3 Cl लगा दिया। 3 Cl को किस किस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो पोजीशन वाइज, वो करना। तो एक बार तो मैंने 1 2 3 पे अरेंज कर दिया, एक बार 1 2 3 4 पे अरेंज कर दिया, एक बार 1 2 3 4 एंड 5 पे अरेंज कर दिया। तो ये 3 पॉसिबल आइसोमर आ सकते हैं अगर 3 क्लोरीन आते हैं तो। क्लियर है? हाँ या ना? मतलब जो ग्रुप लगा रहे हो आप वो तीनों कैसे हैं, सेम है, तो मात्र 3 पॉसिबल केस बन पाएंगे। 1 2 3 1 2 3, या इसको कैसे बोलेंगे हम, 1 2 3 वाला केस है, ये बोलेंगे 1 2 4 वाला केस है, और ये बोलेंगे 1 3 5 वाला केस है। तो अगर तीनों ग्रुप जो लगा रहे हो आप वो सेम है, अब चाहे वो साइड ब्रांच हो चाहे वो ग्रुप हो, अगर सेम है तो 1 2 3 1 2 4 एंड 1 3 4 वाली कंडीशन बन के आ पाएगी। अब इसी में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन कर रहे हैं, अब हम तीनों सेम ग्रुप नहीं लगा रहे,
दो सेम लगा रहे हैं और एक डिफरेंट कर रहे हैं, क्लियर है, दो सेम लगा दिए एक डिफरेंट कर दिया, और जो डिफरेंट वाला लगा रहा हूं वो कोई फंक्शनल ग्रुप है, कौन है वो, कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो ध्यान देना पड़ता है, क्लियर है। तो अब इस केस में कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं, पहले सबसे क्या करना, दो जो सेम जो साइड ब्रांच है उसको बेंजीन के ऊपर 3 पोजीशन वाइज अरेंज कर लेना, 1 2 1 3 और 1 4 नीचे बन जाएगी ये वाली 1 4 वाइज, क्लियर है। तो मैंने कुछ नहीं किया, पहले इसी बेंजीन के ऊपर मैंने इन दोनों क्लोरीन को 1 2 1 3 और 1 4 पोजीशन वाइज अरेंज कर लिया। अब ये 3 स्ट्रक्चर आ गए, अब इन 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर में इस OH की पोजीशन को चेक करते हुए बनाते चलेंगे। तो अगर इस टाइप के केस फंसे तो इस तरीके से सॉल्व करना, जो दो सेम वाले हैं उन्हें 1 2 1 3 1 4 पोजीशन के हिसाब से 3 स्ट्रक्चर बनाना, और उन तीनों स्ट्रक्चर में जो तीसरा जो डिफरेंट है साइड ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप उसको अरेंज करना पोजीशन वाइज, क्लियर है। तो पोजीशन वाइज अरेंज किया तो क्या मिला, ये मिला, देखना जरा ध्यान से पोजीशन वाइज। तो पहला मैंने 1 2 वाले केस में OH को लगाने की कोशिश करी, तो मैंने पहले यहां लगाया, क्लियर है, तो कंपाउंड बन गया ये। दूसरी बार मैंने यहां लगाया तो कंपाउंड बन गया ये। अब मैंने क्या कोशिश करी, तीसरी बार यहां लगाने की, बट जब मैंने यहां पर OH लगाया तो मुझे वही कंपाउंड मिला जो ये था। जब मैंने OH को यहां पर बिठाया और नंबरिंग के हिसाब से नॉमेनक्लेचर किया तो मुझे वही कंपाउंड मिला जो ये बना हुआ है पहले से ही, क्लियर है। तो मैं इस पोजीशन को कंसीडर 2 के नाम से ही करूंगा, और जब मैंने OH यहां लगाया तो मुझे वही कंपाउंड मिला जो ये बन रखा है पहले से, तो मैं इस पोजीशन को 1 के नाम से, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है और नॉमेनक्लेचर के टाइम पे आपको बताया फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट हुई, और मैंने नॉमेनक्लेचर के रूल लगाए, इस कंपाउंड का नाम निकालना, वही इस कंपाउंड का नाम था, तो डेफिनेटली वो सेम कंपाउंड है, तो क्यों बना रहे हो आप। तो इन शॉर्ट पहले 1 2 वाले केस से जब क्लोरीन 1 2 पोजीशन पे है तो मात्र 2 ही पॉसिबल स्ट्रक्चर बन पा रहे हैं, क्लियर है। दूसरे केस में 1 3 वाली पोजीशन पे, इस पे कहां पे, तो एक मैंने यहां लगाया, नाम लिखा, बिल्कुल बन गया। दूसरा मैंने यहां लगाया, नाम लिखा, ये बन गया, तो 2 बन गए। और तीसरा मैंने यहां लगाया, क्लियर है, तो पहला OH यहां लगाया तो नाम बिल्कुल बन के आ गया नया कंपाउंड, दूसरा यहां लगाया तो बिल्कुल बन के आ गया, तीसरा यहां लगाया तो वापस से वही बन के आ गया नया डिफरेंट कंपाउंड, ये रहा तीसरा वाला कंपाउंड, क्लियर है। और जब मैंने यहां पर पोजीशन पे लगाने की कोशिश करी 4th, तो जब मैंने इसको लगाया तो मेरे को देखा तो ये बिल्कुल 2 वाले जैसे कंपाउंड बन के आया, तो मैंने इसको 4th ना मेंशन करके 2nd पोजीशन ही मेंशन कर दिया, क्योंकि यहां पर जब मैंने OH लगाया और नॉमेनक्लेचर करा तो मुझे वही नाम मिला जो इस केस में हमें नाम मिल रहा था उस कंपाउंड का। तो डेफिनेटली 1 3 पोजीशन के अकॉर्डिंग देखा तो उसके केस के हिसाब से हमारे पास 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर आ रहे थे, 1 2 के हिसाब से 2 आ रहे थे, तो टोटल गिनते चलना एंड में, और लास्ट में कौन सा बचा 1 4। इसके अकॉर्डिंग चेक किया मैंने, तो मैंने यहां पर लगाया OH तब भी वही नाम आ रहा था, यहां पर OH लगाया कंपाउंड का तब भी वही नाम आ रहा था, यहां पर OH लगाया तब भी वही नाम आ रहा था, यहां पर लगाया तब भी वही, तो मेरे ख्याल से चारों पोजीशन आइडेंटिकल है, किसी पे भी बना दो एक ही कंपाउंड बन के आएगा आपके पास, क्लियर है। शर्त क्या है, जो तीसरा आप लगा रहे हो वो कौन है, एक फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हो आप, क्या लगा रहे हो, फंक्शनल ग्रुप, कोई साइड ब्रांच नहीं है, वो कौन है, वो फंक्शनल ग्रुप है, कोई साइड ब्रांच नहीं है, क्लियर है। तो याद रखेंगे। तो टोटल कितने आ गए, 1 2 और 3 5 और 1 6। तो इस टाइप के केस में इस तरीके से सॉल्व किया, जो दो सेम है उसके हिसाब से 1 2 1 3 एंड 1 4 कंडीशन बनाते हैं, और तीसरे वाले को उसी 1 2 1 3 1 4 पोजीशन के हिसाब से उसकी पोजीशन नचाते चलते हैं, उसके हिसाब से हमारे पास ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर पता लग जाते हैं। ये सारे के सारे और कुछ नहीं, पोजीशन आइसोमर्स हैं। कौन है, पोजीशन आइसोमर्स हैं, दैट्स इट, क्लियर है। एक लास्ट केस और देख, सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम तीनों को ही बदल देंगे। अभी तो सर आपने 2 को सेम रख के 1 को बदला, अब मैं कलाकारी कर रहा हूं, तीनों को ही बदल दिया, और तीनों को मैंने साइड ब्रांच माना है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लिया, क्लियर है, जिससे क्लियर हो जाए बिल्कुल। साइड ब्रांच लिया मैंने, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, क्लियर है। अब कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, सिंपल केस है, 2 को पकड़ो, मैंने क्लोरीन ब्रोमीन को पकड़ा, 1 2 1 3 एंड 1 4 नीचे वही कंडीशन बनाई, और आयोडीन को नचाऊंगा। अब आयोडीन को नचाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी को नचाना समझना हमें, कौन सी पोजीशन डिफरेंट होगी कौन सी अलग होगी, क्लियर है। जब मैं OH को लगा रहा था तो वही वाले केस आयोडीन के लिए लगा, तो पहले मैंने आयोडीन यहाँ लगाया, कंपाउंड बनाया, बिल्कुल नाम मिल गया। दूसरा आयोडीन मैंने यहाँ लगाया, बिल्कुल कंपाउंड बनाया, नाम मिल गया। बट जब मैंने आयोडीन यहाँ पे लगाया और नाम देखा तो वो बिल्कुल इस वाले कंपाउंड के नाम से डिफरेंट था IUPAC के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो डेफिनेटली ये पोजीशन भी मानी जाएगी। OH था तब वो नहीं माना जा रहा था, क्योंकि बेटा आयोडीन इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, वहां पर IUPAC के बाकी के रूल्स लगेंगे जो सब्स्टिट्यूएंट में लगते हैं, ऊपर वाले में फंक्शनल ग्रुप वाले रूल्स लग रहे थे। तो ये पोजीशन आयोडीन के लिए बिल्कुल डिफरेंट पोजीशन थी, ना कि इस जैसी पोजीशन थी, क्योंकि नॉमेनक्लेचर करा तो इस वाली पोजीशन पे आयोडीन लगाने पर नॉमेनक्लेचर अलग आ रहा था, और इस पोजीशन पे लगाने पर नॉमेनक्लेचर अलग। तो फर्स्ट पोजीशन वाला केस ये आ गया,
सेकंड पोजीशन वाला केस ये आ गया और थर्ड पोजीशन वाला केस ये आ गया। ये कंपाउंड और ये कंपाउंड फर्क है दोनों में, बिल्कुल फर्क है भाई साहब, बिल्कुल फर्क है। क्लियर है, दोनों का नाम डिफरेंट आएगा, दोनों के केस में नाम डिफरेंट आएगा, इस केस में अलग आएगा, उस केस में अलग आएगा। क्लियर है। इसी तरीके से जब मैंने आयोडीन को यहां लगाया तो यहां पर लगाने पर भी नाम बिल्कुल डिफरेंट आ रहा था, क्योंकि अब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इस तरीके से अरेंजमेंट बिल्कुल बदल गया, अरेंजमेंट बिल्कुल बदल गया। और ये चारों के चारों कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करोगे, चारों का नाम डिफरेंट आएगा। तो इसी वजह से ये 4 पोजीशन कंसीडर करी गई जब हमने आयोडीन को अरेंज किया 1-2 पोजीशन ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन। क्लियर है। इसी तरीके से 1-3 पे देखो, 1-3 पर भी बेटा 4 ही पोजीशन आ रही थी। क्लियर है। जब क्लोरीन और ब्रोमीन 1-3 पे है तो एक बार आयोडीन यहाँ लगाया, नाम देखा, बिल्कुल ये कंपाउंड बन के आ गया। एक बार यहाँ लगाया तो ये कंपाउंड आ गया, नॉमेनक्लेचर कर लेना। एक बार लगाया यहाँ पे बनना तो ये कंपाउंड कर लेना, नॉमेनक्लेचर अलग आएगा, तीनों का डेफिनेटली अलग आएगा। और एक बार जब मैंने यहाँ लगाया तो ये कंपाउंड बना और इसका भी नाम बिल्कुल किसी से मैच नहीं कर रहा होगा डेफिनेटली, अगर IUPAC के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको नॉमेनक्लेचर करना आता है। सिखा चुका हूं मैं पूरा, सिखा चुका हूं मैं पूरा, देख लेना जाके। क्लियर है, हाँ या ना। तो 1-2 पोजीशन के हिसाब से भी 4 आइसोमर आ गए आपके पास और 1-3 के हिसाब से भी 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर आ गए। अब बचा कौन है 1-4, उसको और देख लो, उससे कितने आएंगे। वहीं पर OH जब देख रहे थे तब नहीं आ रहे थे इतने। क्लियर है, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप था, वहां पे रूल्स अलग थे। क्लियर है। अब ये 1-4 पोजीशन के हिसाब से अगर मैं आयोडीन यहाँ लगाऊं तो नाम देखना बिल्कुल आएगा, और अगर मैं आयोडीन यहाँ लगाऊं तो नाम देखना बेटा यहाँ पर और यहाँ पर ये पोजीशन इक्विवेलेंट आएगी, चाहे यहाँ लगा दे चाहे यहाँ लगा दे, सेम ही नाम आएगा और वो कंपाउंड बिल्कुल ऐसा ही होगा नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। बट जब मैं यहाँ पर आयोडीन लगाऊंगा तब नाम बदल जाएगा, बट जब मैं यहाँ पर आयोडीन लगाऊंगा तब नाम बदल जाएगा। इसी तरीके से जब मैं यहाँ आयोडीन लगाऊंगा तब भी नाम बदल जाएगा। क्लियर है। बट ये दोनों आपस में आइडेंटिकल होंगे और ये दोनों आपस में आइडेंटिकल, पर ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन ये डिफरेंट है। तो आयोडीन के लिए आपके पास 2 कंडीशन आ गई यहाँ पर, एक बार यहाँ इन दोनों में से किसी पे बैठा दो या फिर इन दोनों में से किसी पे बैठा दो, तो एक कंपाउंड ये बन गया, एक कंपाउंड ये बन गया। तो 1-4 पोजीशन से हमारे पास 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर मिल गए। कितने? 2। क्लियर है। तो टोटल कितने? पहले वाले से 4, दूसरे वाले से 4 और 4 8 और लास्ट वाले से 2, तो टोटल नंबर ऑफ 10 आइसोमर आ जाएंगे C6H3Cl Br के। क्वेश्चन आया हुआ है, मार्क कर लेना। क्लियर है, क्वेश्चन आया हुआ है, मार्क कर लेना बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अरीन्स का केस है। क्लियर है, हाँ या ना। तो उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगी। तो अरीन्स के केस में ज्यादातर पोजीशन आइसोमेरिज्म की ही बात चलती है। किसकी बेटा? पोजीशन आइसोमेरिज्म ही देखते हैं ज्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर, होती और भी है, बनानी है, बट क्वेश्चन जनरली पोजीशन आइसोमेरिज्म पर से ही अभी तक देखा है मैंने। क्लियर है, हाँ या ना। लास्ट वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। क्लियर है। नॉमेनक्लेचर करोगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आइसोमेरिज्म में। आपको अगर लग रहा है ना कोई कंपाउंड सेम है तो नॉमेनक्लेचर करके देख लो, और नॉमेनक्लेचर ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं आपके लिए। क्लियर है, वो आपको खुद प्रैक्टिस करके सीखना पड़ेगा बच्चे, ठीक है ना। तो उम्मीद करूंगा यहां तक सारी बातें जरूर क्लियर होंगी, ठीक है। तो इस सेशन को बेटा हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को सारे पॉइंट्स अभी तक के क्लियर होंगे अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन, पोजीशन, रिंग चेन एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म के रिगार्डिंग। क्लियर है, हाँ या ना। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को मेरा ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगले सेशन में बचे हुए 2 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो रह गई अभी मेन इंपॉर्टेंट, दैट इज मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म, उन पर डिस्कशन करेंगे। क्लियर है। तब तक इन एग्जांपल्स को बेटा ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और क्वेश्चंस अगर है तो उनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्लियर है। अगले सेशन में मिलता हूं बच्चों, थैंक यू वेरी मच।